जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, यानी लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है, जिसमें हमारा चल रहा है बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान मेनली है, जिसमें हमारा आज पढ़ेंगे आवृत बीजी। ये जो वनस्पति विज्ञान है थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, तो उसी का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहला वाला अगर आप नहीं देखे होगे देख लेना, तब थोड़ा आप लिंक जोड़ पाओगे उसको। तो आवृत बीजी हम पढ़ते हैं। इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। उससे पहले वाले में क्या था, जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट बीज ही होता था। इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। यह उपसमूह के पौधे में बीज पत्र होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक बीज पत्री और दूसरा होता है द्विबीज पत्री। मीन्स इसको मोनो कहा जाता है, उसको डाइकोट कहा जाता है, ठीक ना। तो एक बीज पत्री नाम से क्लियर है कि उसमें जो बीज का पार्ट होगा ना, जैसे कि अगर आप मीन्स चावल का देखो सीड, तो वो क्या होता है, एक ऐसे ही चावल होता है। लेकिन अगर आप चना को पार्ट करोगे ना, तो चना देखने में ऐसा ही रहेगा, फिर इसको डिवाइड करोगे दो पार्ट में, वो डिवाइड हो जाता है, तो वो द्विपत्री हो जाता है। तो अभी यहाँ पे पहले हम एक बीज पत्री पौधे पढ़ेंगे। तो उन पौधे को कहते हैं एक बीज पत्री जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इसके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में कुछ दिया गया। ये कुल का नाम है, ठीक ना। तो जिसमें पहला दिया गया है लिली एसी। इसमें आता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज आपको ये याद रखना है। देखो ये पूछा नहीं जाता आपसे लिली पेसी, पर जैसे एग्जाम टफ हो रहा है तो पूछ देगा, तो आपको याद करना पड़ जाएगा। लिली एसी के अंतर्गत लहसुन और प्याज आता है। पर इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए याद करना है कि प्याज और लहसुन ये एक बीज पत्री है। फिर से रिपीट करता हूँ, लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जय, ये सब क्या है, एक बीज पत्री है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको याद करो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जय, ये सब क्या हो गया, एक बीज पत्री हुआ। अब इस पे ध्यान दे देते हैं। लिली एसी ये लहसुन और प्याज हो गया। पाल्मी सुपारी, तार, नारियल, खजूर ये पाल्मी के अंतर्गत आ गया। ग्रेमिनेसी, ग्रेमी मतलब अनाज होता है, ग्रेन मतलब, तो उसी को ग्रेमिनेंसी कहा गया है। गेहूं, मक्का, बांस ये सब किसके अंतर्गत आता है, ग्रेमिनेसी के अंतर्गत। देखो ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में यही हेल्प करेगा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पढ़ता सब है, ठीक ना। तो ध्यान से पढ़ो, याद करके करो, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे और सही से टिक कर पाओ। द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधे के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। तो देखो जो एक बीजपत्री नहीं है वो क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री हो जाएगा। इसमें ढेर सारा नाम है, तो हम बार बार नाम को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही साथ पढ़ते चलते हैं। पहला इसमें क्रूसीफेरी है, जिसमें मूली, सलजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों ये सारा द्विबीजपत्री है, तो वो नहीं बोलेंगे हम, क्रूसीफेरी है, ठीक ना। मालवेसी में कपास, भिंडी और गुड़हल। लिग्यूमिनोसी बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल इसी में आते हैं, ल्यूगिमिनोसी में। कंपोजिट जिसमें सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डेहेलिया आदि। रुटेसी नींबू, चकोतरा, संतरा, मुसमी, बेल। कुकुरबिटेसी तारबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी। खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिंडा, करेला। सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्ची, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आता है। आगे है पादप आकार की, पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आकार की मीन्स मॉर्फोलॉजी क्या होता है, विभिन्न पादप भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप तथा गुणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में ये एक हो, जो वनस्पति विज्ञान हुआ ना, तो उसमें तो क्या जीवाणु, विषाणु सबका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पादप मीन्स पौधे के डिफरेंट पार्ट का स्टडी करते हो, तो वो आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ओके, जिसमें पहला जो प्लांट का पार्ट है वो दिया गया है रूट। ढेर सारा पार्ट होता है, रूट, स्टीम ये सब होता है ना। तो पहला है रूट। जड़ पौधे का अवरोही भाग होता है। जड़ पौधे का अवरोही क्या होता है, देखो जैसे कि ये लैंडमास हुआ,
इसके ऊपर होता है, इसके नीचे होता है। तो मिट्टी के नीचे जो पार्ट हुआ वो हुआ अवरोही, क्योंकि वो नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक ना। और ऊपर की तरफ जो बढ़ेगा, जैसे कि तना हुआ, पत्ती हुआ, ये सब क्या हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वो होता है आरोही। समझ रहे हो? तो ये है अवरोही। कई बार प्रश्न आ गया ये सब। तो जड़ पौधे का क्या होता है, अवरोही भाग होता है, जो मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर क्या होता है कि जैसे मान लो अपने सीड बो दिया, सीड से जो पौधे निकलते हैं ना, ऐसे निकलता है ये। तो ये जो मूल होता है, ये हुआ मूल, उसमें से अंकुर होता है। अंकुर ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो ऊपर जो अंकुर होता है उसको हम तना कहते हैं, और नीचे जो अंकुर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो ये मूल अंकुर से बना होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ जिसे हम टैप रूट कहते हैं, और दूसरा होता है फैवरियस रूट, या यहाँ पे एडवेंटियस रूट कहा गया है। अपस्थितनिक जड़, या उसको मीन्स मूसला और झाखरा जड़ भी कहा जाता है, फैवरियस रूट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे मूसला जड़ का रूपांतरण दिया गया है। इसमें होता है शंकु आकार का, कुंभी आकार का और तुर्कु आकार का। शंकु आकार का देखोगे तो गाजर होता है। कुंभी आकार का मीन्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक ना, कुंभी आकार। ये होता है सलजम, चुकुंदर। तुर्की रूप में होता है मूली। ओके, आगे देखो, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, इसलिए इसको अवरोही भी कहा जाता है। तो क्लियर ही है। आगे आपका तना, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। स्टीम जो होता है वो प्रकाश की ओर करता है, इसीलिए इसको आरोही तंत्र या प्रोही तंत्र कहा जाता है, प्रोह तंत्र कहा जाता है। यह परांकुर से विकसित होता है, मीन्स अंकुर ही है, अंकुर। अंकुर का अपोजिट क्या होगा, परांकुर। परांकुर मतलब ऊपर निकल गया, और अंकुर मतलब नीचे की तरफ निकल गया, ठीक है ना। तो ये सब अंकुर ही है, ठीक है ना। तो यह परांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का परोह तंत्र बनता है, या आरोही तंत्र जिसे कहते हैं ना, वही तंत्र बनता है। यहाँ पे तनों का जो रूपांतरण दिया गया वो दिया गया है। पहला इसमें कंद फॉर्म होता है, धनकंद होता है, साल्क कंद होता है और प्रकंद होता है। ये सर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न देगा हल्दी का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो हम ढूंढते तना होगा इसमें ऑप्शन में, पर तना नहीं रहता, उसमें आपको प्रकंद दे देगा, तो प्रकंद पे टिक करना पड़ता है। कभी कभी आलू का कौन सा पार्ट खाते हैं तो हम लोग तना ढूंढते रहते हैं, लेकिन तना नहीं होता, उसमें कंद दे दिया रहता है, तो उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो कंद, धनकंद, सल्क कंद और प्रकंद, ये सारा तना का फॉर्म हुआ, जिसमें कंद में आता है आलू, धनकंद में आता है बांडा केसर, साल्क कंद में प्याज, और प्रकंद में हल्दी और अदरक। याद रखिएगा, मीन्स कन्फ्यूजन जिसमें हो कि तना खाते हैं या जड़ खाते हैं, तो जिस भी फ्रूट में, फ्रूट या सब्जी जो भी कह लो, जिसमें छिलका आता है ना, जैसे आलू नया नया आएगा तो छिलका आएगा, प्याज में छिलका आता है, लहसुन में छिलका आता है, नया नया आएगा, तो हल्दी में छिलका आता है, अगर आप देखे होगे, अदरक में भी छिलका आता है। तो जिसमें छिलका आ रहा है ना, वो क्या हो गया, तना हो गया। कन्फ्यूज नहीं करना। जबकि गाजर में मीन्स तना नहीं आता, मीन्स छिलका नहीं आता, तो वो क्या है, जड़ है, वो तना नहीं है। तो आगे अब देखो, पत्ती पे आते हैं। यह हरे रंग का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्रियाकरण है, जिसके द्वारा भोजन बनता है। देखो, वीडियो को छोड़ नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, जब ऊपर में कुछ वो याद करने वाला था ना, तभी वो छोड़ के चले गए होंगे। उनको लगा कि नहीं बकवास क्लास चल रहा है, वो छोड़ के चले गए होंगे। तो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगा, कभी कभी अंदर में ही होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या अभिक्रिया होता है, कैसे क्या होता है, सब आगे दिया गया है, तो पैसेंस रख के पूरा देखो। ओके, आगे है पुष्प। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे अंतर्जीवी मीन्स हेडिंग था एक्सरसाइज का ही, पादप कोशिका मीन्स सॉरी पादप विज्ञान, तो थोड़ा देखेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इसको छोड़ दो। मेरे भाई बुक है, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट होगा, कहीं कहीं वैसे ही होगा, आपको सब पढ़ना होता है। अब देखो, पुष्प, फ्लावर, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प क्या है, पौधे का जनन अंग है। ये भी काफी मीन्स कंप्लीटिव क्वेश्चन होता है। ये प्रश्न आपसे पूछ देगा कि पौधे का जनन अंग क्या होता है। ऑप्शन दे दे, तना, बीज, जड़ और पुष्प दे दे। 100% बच्चे बीज या जड़ या तना में मार देंगे। पुष्प में तो 100%, मतलब 10% जो पढ़े होंगे वही मार पाएंगे। तो पौधे का जनन अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। 4 पार्ट है। और कौन सा, दलपुंज, 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 पुमंग और जयांग। बाह्य दलपुंज और एक इनर दलपुंज होता है। इसमें से पुमंग नर जनन अंग है और जयांग मादा। इसको बार बार रिपीट करो, बहुत बार रिपीट करो। पुमंग जो है वो नर का है और जयांग जो है मादा का है। जयांग मादा, जयांग मादा और पुमंग नर, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, पुमंग नर और जयांग मादा। ये एसएससी का तो मान लो फेवरेट क्वेश्चन है। नर जनन अंग पुष्प का कौन सा है, पुमंग, और मादा का जयांग। आगे यहाँ है पुमंग। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाया जाता है, पुमंग में पाया जाता है। परागकण कहाँ पाया जाता है, पुमंग में, मतलब ये पुंकेसर में, पुमंग में। ओके,
जायांग क्या होता है? इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय मीन्स ओवेरी, वर्तिका स्टेल और वर्तिकांग। ये सारा क्या हो गया? महिला मीन्स वो मादा पुष्प का पार्ट हुआ, ठीक ना। परागन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, वही होता है पॉलिनेशन। तो पराग कोश से निकलकर अंडप के वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ओके, परागकण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन मीन्स सेल्फ या ऑटो कहा जाता है, ऑटो पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन। अब आ गया निषेचन, फर्टिलाइजेशन। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय में भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंडकोशिकीय से संयोजन करके इसे निषेचन करता है। निषेचन अंड युग्मनज मीन्स जायगोट कहलाता है। ये प्रश्न आएगा कि जायगोट संबंधित है, ये भी जायगोट जो होगा वो मादा वाले से मीन्स रिलेटेड होगा। ओके, जायगोट। आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संचय मीन्स ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में डबल फ्यूजन होता है। काफी इंपोर्टेंट है। आवृत बीजी जो होता है उसमें फर्टिलाइजर यानी निषेचन जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन होगा, लेकिन अन्य जो भी वर्ग का पौधा है उसमें क्या होता है? डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय के फल बन जाते हैं। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे कि केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास। ये सब है बीज रहित, इसमें बीज नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे आपको मीन्स बर्ड भी मिलेंगे, अगर आप लोग तोता पालते होगे, पैरट को पालते होगे तो देखते होगे वो मीन्स अपने आप अंडा दे देगा। मेरे पास है पैरट, वो अपने आप अंडा दे देता है। तो मीन्स प्लांट में ऐसा भी है, इसमें भी बर्ड में भी ऐसा होता है कि कभी कभी वो ऑटोमेटिक अंडा दे देता है। वो मीन्स बच्चा नहीं निकलेगा उसमें से, पर वो अंडा देता है। तो वो कभी कभी उसमें भी ये गुण पाया जाता है, ठीक ना। आगे यहाँ पे फल का निर्माण, फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है सरल फल, दूसरा है पुंज फल और तीसरा है अग्रथित फल, और तीसरा एक और भी बोल दो असत्य फल, ठीक ना। आगे आता है एक असत्य फल। तो मेनली अभी 3 पढ़ना है, सत्य, पुंज और ये असत्य फल का बस एग्जाम्पल 1-2 है, उसको याद कर लेना। सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि। पुंज फल में क्या आता है? स्ट्रॉबेरी, रसभरी। संग्रथिक फल में आता है कटहल, सहतूत आदि। कटहल जो है आपका ये वो फल भी आता है मीन्स अशुद्ध फल जिसको कहते हैं असत्य फल। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे कि सेब, कटहल आदि। ये आपको याद साइंस के प्रोस्पेक्टिव से नहीं करना है, ये करना है आपको रीजनिंग के प्रोस्पेक्टिव से। प्रश्न दे देगा इसमें से विषम को ढूंढिए, ऑप्शन देगा आम, केला, सेब और नारंगी दे दे। तो सब कंफ्यूज करते हैं कि इसमें क्या है, सब तो फल ही है। तो आप कुछ और दिमाग लगाते हो, पर वहां पे सेब क्या होता है? असत्य फल होता है। तो रीजनिंग में आपको ये प्रश्न काम दे देगा, और कभी कभी साइंस में रेयरली पूछ लेता है, तो वो भी अपना याद रखना। आगे यहाँ पे किस प्लांट का या किसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं वो दिया गया है। तो सेब का पुष्पासन, ये हम एक बार फास्ट में पढ़ देते हैं। सेब का पुष्पासन, नाशपाती पुष्पासन, आम मध्य फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडासन, जो बीज भी खाते हैं हम लोग, अंगूर का फल भित्ति और बीजांडासन, पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल भ्रूणपोषी, गेहूं का भ्रूणपोषी और भ्रूण, काजू का पुष्पवृत्त बीजपत्र, लीची एरिल, चना, लीची काफी इंपोर्टेंट है, एरिल या गुद्देदार इसको कहा जाता है, गुद्देदार, तो एरिल याद रखना। चना का बीज पत्र एवं भ्रूण, मूंगफली का बीज पत्र और भ्रूण, सहतूत का रसीले परिदल पुंज, कटहल का परिदल पुंज व बीज, टमाटर का फल भित्ति और बीजांडासन, केला का मध्य और अंतःभित्ति, केला का अंतःभित्ति, नारंगी का जूसी हेयर और अनानास का परिदल पुंज। आगे है आपका पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यू होता क्या है पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ सेल जो होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल वो बनाता है टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिका के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। याद रखना वही बात है, कोशिका के ग्रुप को मीन्स ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। पहला दिया गया इसमें विभाज्योतकी उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, पौधे के वर्धी क्षेत्र मीन्स ग्रोइंग रीजन जो होता है
को विभज्य उत्तक कहते हैं। इससे बनी संतति कोशिका, संतति मतलब होता है प्रजनन, ठीक है ना। संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभाज्य उत्तक, उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। ये गोल, अंडाकार व बहुभुज आकार के होते हैं। इसकी भित्तियां पतली व एक सार होती है। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधारी छोटे होते हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। आगे शीर्षास्थ बीजीय उत्तक, ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाया जाता है तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि मीन्स विशेषकर लंबाई में यही कारण होता है। कौन सा? एपिक मेरिस्टेम्स या मेरिस्मेटिक कह लो, एपिक मेरिस्मेटिक। पार्श्व विभाज्य उत्तक मीन्स लेटरल मेरिस्टेम्स है, ठीक है ना, मेरिस्टेम्स। इसमें हालांकि इसको मेरिस्मेटिक भी कहीं लिखा रहता है, ठीक है ना, तो लेटरल मेरिस्टेम्स। इसमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होता है। आगे आपका अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक मीन्स इंटरकलेटरी मेरिस्टीम्स। यह वास्तव में शीर्षास्थ विभाज्य उत्तक का अवशेष है जो बीज में अस्थायी उत्तक के आ जाने से अलग हो जाता है। इसकी क्रियाशीलता में भी पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, जिसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिसके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास है। मीन्स पहला प्लांट है, इसको खा गया, फिर वो यहाँ से जड़ से निकल जाता है, ठीक है ना। आगे अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक उन परिपक्वता कोशिका के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित दोनों हो सकती है। सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सरल उत्तक कहते हैं। सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। जटिल टिश्यू क्या होता है? तो यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के बने होंगे तो उसे हम कहेंगे जटिल उत्तक। अब आ गया जाइलम, जिसका हम जिक्र फर्स्ट वाले वीडियो में किए हुए थे। इसे प्रायः कास्ट भी कहा जाता है। यह संवहनीय उत्तक होता है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं। पहला है जल व खनिज लवणों का संवहन और दूसरा है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। मेनली आपसे प्रश्न यही आएगा कि जल का जो संवहन होता है वो कौन करता है? तो जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है? जल का मीन्स पानी का और खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? फूड का करता है, ठीक ना। आगे जाइलम में ही है कि पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर ही किया जाता है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रियोक्रोनोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। ओके, यहाँ से एक प्रश्न और आ गया कि पौधे की आयु हम किससे प्राप्त करते हैं? तो एनुअल रिंग से, वार्षिक वलय से मीन्स पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। एक दो प्रश्न अब ऐसे भी आ जाता है कि किसी भी पौधे में अगर 50 रिंग है तो उस पेड़ की आयु कितनी होगी? तो 50 रिंग है तो 50 ही होगा। अपना दिमाग नहीं लगाना कि 25 कर देना या 100 वर्ष कर देना, ठीक ना। जितना रिंग है उतना ही करना। आ गया फ्लोएम। यह भी एक संवहन उत्तक है। जाइलम भी संवहन था और फ्लोएम भी संवहन है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को ले जाना, ठीक ना। ये क्या करता है? खनिज, लवण, जल इसको ले जाता है जाइलम। जाइलम जौ से जल, जौ से जाइलम, ठीक ना। फ्लोएम एफ से फूड, फो से फ्लोएम, ठीक ना। ऐसे याद कर लो कैसे भी करके। अभी जो सब हम पढ़े हैं उसको यहाँ पे एक सारणी के फॉर्म में दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं। दिया गया पादप उत्तक दो टाइप में था। पहला था मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक में था एप्रियल मीन्स शीर्षास्थ विभज्योत्तक, पार्श्व विभज्योत्तक और अंतर्वेशी विभज्योत्तक। फिर अस्थायी परमानेंट टिश्यू दो टाइप का था, सरल और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल उत्तक। जटिल वाले में दो था, जाइलम और फ्लोएम, और सरल वाले में क्या था? मृदुदत्त, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो ये सारा आज आपका कंप्लीट हुआ। आगे प्रकाश संश्लेषण है, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लगभग थोड़ा लंबा हो गया। सेशन देखो अगर अच्छा लग रहा हो, और आज से जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा। पहले मैं एक एक्सरसाइज कंप्लीट करके छोड़ देता था, अब मैं कोशिश करूंगा कम से कम 30 मिनट का एक वीडियो हो, ठीक है ना, ताकि आपका सही से कंप्लीट हो जाए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं कि 2 मिनट 1 मिनट देख के वीडियो छोड़ दोगे। वीडियो पूरा देखो, तभी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और साथ ही रिविज़न जरूर करो, क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं आते रहता क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। रिवीजन जरूर कीजिए, जितना ही पढ़े उसका रिवीजन जरूर कीजिए, वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर मेरे से बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वीडियो के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में है कि पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? तो उसके लिए उसे जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसका ये फार्मूला है, ये भी आपको याद करना होगा। 6CO2 + 12H2O प्रकाश के प्रेजेंस में, मौजूदगी में। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, जल 6H2O और 6O2। ये थोड़ा इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का तो सेपरेटली याद रखो, प्रश्न पूछ देगा इसमें से ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। तो C6H12O6, C6H12O6 नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या सब? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्लियर है? जो स्थलीय पौधे होता है, जो लैंड पे प्लांट उगता है, वो क्या करेगा? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और मीन्स सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी वो वायुमंडल से ही लेगा। जबकि जलीय पौधे जो होता है वो जल में जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेता है। जल में जो पौधा होगा उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पौधे की कोशिकाओं की जलशिरा से परासरण द्वारा एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। फिर से रिपीट कर लो। पत्ती की कोशिका में जो जल होता है वो शिरा से परासरण के द्वारा, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ काम करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से लेता है वहाँ पे डिफ्यूजन काम करता है, विसरण के प्रोसेस से वो लेता है। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन थोड़ा याद रखिएगा। जल के लिए ऑस्मोसिस और कार्बन डाइऑक्साइड या गैस के लिए डिफ्यूजन याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है कि प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ता है तो वो ऑक्सीजन प्लांट को आता कहाँ से है? तो प्लांट जो भोजन बनाने के दौरान जल लेता है उसी में से वो ऑक्सीजन क्या करता है? निष्कासित करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल या पर्णहरित जिसको कहते हैं, वो हरे रंग क्यों होता है पत्ता का कलर? तो क्लोरोफिल के कारण। प्रश्न आपसे ऐसे ही आएगा। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेथोफिल। इसमें से क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या होता है? हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे दे देगा कि पौधे के पत्ती में होता है, दे देगा आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसा दे देगा। तो 100% बच्चे मीन्स इस पे लोहा पे टिक कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं हरे घास फूसा में लोहा होता है, खाने में वो लोहा मिलता है हमको, तो इसलिए लोहे पे टिक कर देते हैं। पर याद रखना है आपको, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पौधे की पत्ती में होता है। मतलब डायरेक्टली क्या हो गया? पौधे के पत्ती में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपको याद करना है, गलती नहीं करना है इस सब प्रश्न में, ठीक है ना? बच्चे पढ़ के जाते हैं और गलती करके आ जाते हैं, तो आप सही से थोड़ा कीजिएगा। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल, इसका मतलब ये हुआ कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो बैगनी, नीला और लाल रंग के प्रकाश में अच्छे से ग्रहण करेगा। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन के अभिक्रिया है, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने
तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। फिर से रिपीट कर लो, जल का अपचयन, जल का तो उपचयन होता है, जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज बनाने में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती है, पहला तो प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। पर ओवरऑल प्रश्न ये आ जाएगा आपका कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, यांत्रिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, फिजिकल अभिक्रिया, ऐसा दे दे तो रासायनिक अभिक्रिया पे टिक करना है। साथ ही हमारा जो खाना पचता है पेट में वो भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। आगे दोनों का अलग अलग टाइप दिया गया है। अच्छा, मैं एसपीडी का जनरल जो नॉलेज का बुक है वो भी मैंने शुरू किया है, तो रेलवे के लिए मेनली वो बुक जरूर देख लीजिएगा, आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। इससे पहले मैं एसपीडी साइंस भी कंप्लीट कर दिया हूँ, तो उसको तो आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। साइंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है एसपीडी साइंस। पहला यहाँ पे है प्रकाश रासायनिक क्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है यह क्लोरोफिल के ग्रेना एक पार्ट होता है, इसमें संपन्न होता है, इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया संचालित करने में मदद करता है। दूसरा आपका रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। इस क्रिया या यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। पहला कहाँ हो रहा था, ग्रेना में हो रहा था, क्लोरोफिल के ग्रेना में, और ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में हो रहा है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का यहाँ पे शर्करा और स्टार्च लिख दिया गया है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब आगे दिया गया आपका पादप हार्मोन। पौधों में निम्नलिखित प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसे पहला दिया गया ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का खोज डार्विन ने किया था 1880 में। ऑक्सिन का खोज किसने किया था, डार्विन ने किया था, 1880 में किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सिन्स। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, मीन्स ऑक्सिन्स जो है इसका प्रमुख कार्य क्या सब है, तो इसके कारण पौधे में शीर्ष का प्रमुखता हो जाता है और पार्श्वीय कक्ष कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है, मीन्स आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये साइड से जो बढ़ता है ना उसको कम करता है, ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फलों को गिरने से भी बचाता है। यह सारा काम किसका है, ऑनिक्सिन का या ऑक्सिन्स के। ऑक्सिन्स ऑक्सीटोसिन होता है ना, तो उसी से है ऑक्सिन्स। दूसरा आपका है जिब्रेलिन्स, जिसमें लिंस लगा है ना, मेनली सारा वो क्या होता है, एंजाइम ही होता है, यानी हार्मोन ही होता है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया था। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों को प्रसुप्ति भंग कर उसके अंकुरित होने वाले के लिए प्रेरित करता है। यह काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रियता को बढ़ाता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। किसके छिड़काव से, जिब्रेलिन्स के छिड़काव से। और ऑक्सिन्स क्या था, पौधे से पत्ते और जो फल होता है उसको टूटने से वो रोकता है, ऑक्सिन्स। तीसरा आपका है साइटोकाइनिन। इसका खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में किया, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जिनार्ता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। कौन सा, साइटोकाइनिन जो है वो आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। चौथा आपका एवासिसिक एसिड।
एवासिसिक एसिड और ABA कहा जाता है इसको, एवासिक एसिड को ABA भी कहा जाता है। इस हार्मोन की खोज सबसे पहले 1961 से 65 में कार्ल्स एंड एडिकोट के बाद वेरिंग ने किया। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंगन मतलब क्या सड़ना, ठीक ना, में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है, मीन्स पुष्प ना हो पौधे में उसको रोकता है। तो ये हो गया एवासिसिक एसिड। ये अगर अधिक होगा तो वो क्या करेगा, हार्म करता है पौधे में। एथिलीन, ये पता होगा कि मीन्स पौधे की वृद्धि फल को पकाने में इस समय हेल्प करता है एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था या खोजा था। यह फल को पकाने व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलंगन को प्रेरित करता है, मीन्स नया पौधा पत्ता से उसमें आएगा, वो है आपका एथिलीन। इसका नाम नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गैसीय रूप में पाया जाता है। छठा दिया गया फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है, इसीलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन। ट्रोमेंटिन, यह एक प्रकार का डायकार्बोक्सिलिक एसिड है। डायकार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा, ट्रोमेटिन। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। इसमें पौधे का जख्म भर जाता है। अब आगे दिया गया है पादप रोग, प्लांट डिजीज, जिससे पहले आपका विषाणु जनित रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है। देखो अब वायरस का नाम भी आपको याद करना पड़ जाएगा क्योंकि पूछा जाता है। ओके, मतलब पूरा एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है। जैसे तंबाकू को इंग्लिश में टोबैको कहते हैं, तो टोबैको मोज़ेक डिजीज का नाम है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके। नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जिससे इस रोग पे कंट्रोल पाया जाता है, वो फैलता नहीं है। तो इससे कई प्रकार के प्रश्न आपसे आएंगे। जैसे आएगा मोज़ेक रोग का संबंध किससे है, तो तंबाकू से। इसमें से तंबाकू में होने वाला रोग कौन सा है, तो मोज़ेक रोग। मोज़ेक तंबाकू में किस वायरस के कारण होता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस से। या फिर तंबाकू में मोज़ेक रैग क्यों होता है, तो वायरस, जीवाणु, विषाणु ऐसे दे देगा, तो उस पर टिक कर देता। ऐसे प्रश्न आपसे आएंगे। बी नंबर दिया गया है इसमें पोपेटो मोज़ेक। यह रोग पोपेटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, यह रोग बनाना वायरस फस्ट द्वारा होता है। इस रोग में पौधे के बौने तथा सभी पत्तियां शिखा एवं गुलाबत एकत्रित हो जाता है बंकी टॉप ऑफ बनाना में। डी नंबर है रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद और मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली और अन्य भाग हरे रंग तथा वेन बेंडिंग के सिराएं हरी तथा अन्य भाग में हरी महीनता हो जाती है। तो ये हो गया वायरस रोग। अब आगे है जीवाणु जनित रोग, जिसमें आलू का शिथिल रोग दिया गया है। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम का भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियारम नाम का जीवाणु होता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इस रोग का कारण जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग का हो जाता है। धान का अंगमारी रोग, धान का अंगमारी रोग, यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। फिर से रिपीट कर लो, धान का अंगमारी रोग, यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों के एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। चौथा दिया गया आपका साइट्रस कैकर। इस रोग का कारण जेंथोमोनस सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी।
नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल आदि सभी रोग इससे प्रभावित होते हैं। गेहूं का टुंडू रोग, इस रोग का कारक कोरिन्थोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुई ट्रिटिकी नामक नेमाटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। आगे दिया गया है तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। पहला दिया गया आम एवं वैगन में लिटिल लीफ, ये होता है जस्ता की कमी से। नींबू का हाइवेक तांबे से, डाइवेक। नींबू का लिटिल लीफ तांबे की कमी से, ये तीनों मीन्स दोनों तांबा था। फूलगोभी का ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। लीची में पत्ता जलना पोटासियम की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। आंवले में निक्रोसिस बोरॉन की कमी से। सलजम में जठर कोर मैग्नीज की कमी से। गाजर का कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से। मक्का में व्हाइट बड जस्ता की कमी से। चुकंदर में हॉट रॉड बोरॉन की कमी से। और धान का खेरा रोग जस्ता, काफी इंपॉर्टेंट है, धान का खेरा रोग जस्ता की कमी से। अब वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नग्न बीजी है जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटे आकार में अंतरबीजी पौधा कौन सा है? तो लीमा, यह लिमना, यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा बैक्टीरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा कोकोडीमार प्रजाति, ये लोडोसिया मालडिविका। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, इसका व्यास 0.1 mm होता है। सबसे बड़ा पुष्प, बहुत खांसी तेज हो रहा है इसलिए आवाज भी थोड़ा चेंज हो रहा होगा और वीडियो पॉज करना पड़ता है, खांसी होने लगता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई, जिसका व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 9 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी आर्सिथोबियम, यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजीय के तनों में पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा जीवाश्म जीवित, तो वो भी साइकस है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल, सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्रेलियम। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोलोगोमस फर्न, जिसके डिफ्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र रहते हैं, समझ रहे हो। आदमी में 46 होता है और इसमें 1266 है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोफोपस ग्रेसिलस। सबसे छोटा नग्नजीवी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डबीचिया बाइनेका, हार्डबीचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लोगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गोलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया ओरेबिका, जिसमें कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा कैको, इसमें थिलोब्रोमीन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपावर सेमेनिडम, इसमें मोपीन होता है। आगे कुछ इंस्पेक्ट दिया गया है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला बनाने में पौधे का वतिकाग्र मीन्स एस्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। यह अफगानिस्तान में भी अग्रणीय देश है अफगानिस्तान। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे जो लेसन है वो है परिस्थितिकी, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।